डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आते हैं सर्कुलर मोशन के क्या काउजेज हैं और किस तरह के प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन के बेसिस पे बनता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सीख रहे थे कि सर्कुलर मोशन में जो इन्वॉल्व छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसका यूज होगा, वो एक्चुअल एप्लीकेशन अब स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन का। देखो, हम लोग जानते हैं कि जब सर्कुलर मोशन होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, नहीं, इन सर्कुलर मोशन किसी भी तरह के, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, जो नेट एक्सेलरेशन होता है जिसे कहा जाता है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। नहीं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कैसे सर? मोशन अगर सर्कुलर है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होना तो जरूरी ही है, और हम लोग ये पढ़े हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड चेंजिंग हो, तो टेंजेंशियल भी होता है। तो हम लोग जनरल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल है। इनका नेट आता था, ये नेट एक्सेलरेशन होता था जिसे आप चाहें तो लीनियर एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये होता था और इसके दो कंपोनेंट होते थे। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा हो, कोई भी दिख रहा है ना, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और इसका एक कंपोनेंट ये होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन जो होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ए नेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए नेट का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। अब आप ये बताइए, अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m हो, वो इस तरह का मोशन कर रहा हो, तो उन पे तो दो डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और एक सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। नहीं, आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन किस नाम से जाना जाता है बाबू? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसे रेडियल या सेंटीपिटल भी आप कहते हैं। नहीं, ये होता है सेंटीपिटल, आप इसे रेडियल भी कह सकते हैं। तो दो तरह के एक्सेलरेशन आपके पास होते हैं जब भी कोई बॉडी या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से नहीं, आप कह सकते हैं कि आपके पास दो डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे। नहीं, एक होगा इन टेंजेंशियल, हाँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपके पास तो एक्सेलरेशन है, तो इस हिसाब से टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स भी होगा जो होगा मास एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में आपके पास एक फोर्स भी होगा जो सेंटीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाएगा, और वो होगा मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं, ये हमेशा सर्कुलर मोशन चल रहा होगा, तो ये दोनों चीजें साथ साथ पैरेलली चल रही होंगी। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, नहीं, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप ये बताइए कि आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है? नहीं, इसमें क्या होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास एब्सेंट होता है, तो इस हिसाब से टेंजेंशियल फोर्स भी एब्सेंट हो जाएगा आपके पास। तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बच जाता है, और वो है यही एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करेगा, और ये होता है v²/r, r रेडियस ऑफ ट्रैक। नहीं, और यही बनाएगा एक नेट फोर्स। इस वक्त अब आपका नेट फोर्स जो होगा वो हमें लगता है सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, और ये सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? मास इनटू AC। नहीं, तो यहां से सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगा, अगर AC का वैल्यू पुट करिएगा तो mv²/r, ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। समझ पा रहे बात को? अब आपके पास दो तीन रिलेशन और भी हैं। आपको पता है कि चूंकि v=r टाइम्स ऑफ ओमेगा, और अगर यहाँ पे आप v सब्स्टिट्यूट कर दें तो सेंटीपिटल फोर्स m तो रहेगा v² मतलब r ओमेगा का स्क्वायर बाय r। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एक आर से एक आर कट्टो कट्टो, तो एक नया रिजल्ट आपके सामने आया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एक रिजल्ट हुआ। या आप आर टाइम्स ऑफ ओमेगा इसको लिख सकते हैं, आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। आप इसे ये भी तो लिख सकते हैं सर, एम आर ओमेगा टाइम्स ऑफ ओमेगा, एक आर ओमेगा भी बन जाएगा नहीं, और फिर से एक नया रिजल्ट आपको वेलोसिटी के टर्म में आ जाएगी, एम भी, देखो एम भी ओमेगा, एम भी ओमेगा। जरूरत के हिसाब से हम लोग ये तीनों रिजल्ट याद रखेंगे, ज्यादा पॉपुलर ये होगा, कभी कभी ये भी और ये भी यूज हो किया जाएगा। समझ पाए? स्पीड में छापिए। एक बात आप बताइए हमें, सर्कुलर मोशन के लिए कौन से फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है क्या? बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन किया जा सकता है? नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको अगर सर्कुलर मोशन करना हो तो एम वी स्क्वायर बाय आर फोर्स तो चाहिए चाहिए, इतनी फोर्स चाहिए। आप हमें ये बताइए, क्या ये फोर्स किस पे लग रहा होता है? ये फोर्स किस पे लग रहा होता है? पार्टिकल पे, बॉडी पे या मास पे? किस तरफ? आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, नहीं, आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। स्टेटमेंट पहला है कि एक्टेड ऑन पार्टिकल, और दूसरा स्टेटमेंट है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर ये एक फोर्स है, ठीक है। आप हमें ये बताइए, ये फोर्स किस पे लग रहा होता है और किधर लग रहा होता है? इन दोनों में से बताइए, क्या ये दोनों सही है? क्या दोनों सही है, या दोनों में से एक सही है, या दोनों गलत है, या नन? रीजन है आपके पास है ऑप्शन पहला बोथ करेक्ट, दूसरा ऑप्शन 1 करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट। सी है आपके पास बोथ इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1 इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट। बताइए, जो इसका आंसर सही बताएगा उसको अभी ताजा 5 रुपए का चॉकलेट मिलेगा। बोलो ऑप्शन, और कोई बताना चाहोगे? जो पहले सही बताएगा उसे। मनीष बता रहा है, ये हुआ मनीष का। और बोलो वैष्णवी का भी यही है। और बोलो कोई? डी है आर्या का, नहीं आर्या का। और ये भी बोल रहे हैं कोई? क्या कौन? पल्लवी। चलो ये पल्लवी का हो गया। और कोई? बस हो गया। गप्ता में कोई ऐसे ही बोल दो, हो सकता है। अब सुनिए, इसका सही जवाब है प्राइज गोज टू आर्या। रीजन बताएंगे? बताइए। कोई भी पार्टिकल में थोड़ा लगेगा, सिर्फ सर्कुलर ट्रैक में जो होगा सेंटर के टुवर्ड्स उसी के ऊपर लगेगा। जैसे सेंटर, यही सोच के वो आंसर बोल रहे हैं क्या? ये सर्कुलर ट्रैक पे ये पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास m है, इसलिए हम ड्राइंग दे दिए हैं। इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? प्राइस कैंसिल। हाँ बताओ। अगर
टुवर्ड सेंटर उस पे फोर्स लग रहा होता, हाँ। सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता ना, तो फिर सर्कुलर मोशन कैसे कर पाता? अगर वो सेंटर की तरफ फोर्स लगे ही नहीं तो सर्कुलर मोशन करेगा कैसे? कुछ और भी है। चलो बात को समझो, क्या करें, प्राइस दे कि नहीं दे? नहीं सर, कोई हाँ देना पड़ेगा। condition नहीं था सर। हाँ मतलब बस टिक करना था ना, कैसे तुक्का, ये क्या फर्क पड़ता है? का नहीं था। प्राइस गोज टू आर्या। लो अच्छा नहीं कोई बात नहीं, इसका हम खा लेंगे। सुनो बात को समझो। देखो ये बात ध्यान में रखिएगा कि FC जो है ना वो पार्टिकल पे एक्ट नहीं करता है। FC इज नॉट एक्टिंग ऑन पार्टिकल। FC कोई फोर्स नहीं है, मतलब FC कोई नया फोर्स नहीं है। ये FC रिक्वायर्ड, ये वो रिक्वायर्ड फोर्स है। FC रिक्वायर्ड फोर्स टू मूविंग सर्कुलर ट्रैक, टू मूव, ये या कहते हैं रोटेट अलोंग सर्कल, टू रोटेट अलोंग सर्कुलर ट्रैक। बात को समझो, FC फोर्स पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, पार्टिकल पे जो भी फोर्सेस लगले हैं वो सबका सम mv²/r के बराबर होना चाहिए, तभी ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। नहीं समझे? mv²/r ये उतने फोर्स चाहिए आपको, mv²/r इतने फोर्स चाहिए आपको सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए। ये कोई फोर्स नहीं जो पार्टिकल पे लगा देंगे पार्टिकल घूमेगा। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए आपको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए, 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। ये फोर्स हो सकता है उस बॉडी पे जो वेट है, उस बॉडी पे मान लो टेंशन है, फ्रिक्शन है, ये सब मिलके 10 न्यूटन बना रहा हो। आई बात समझ में? तो क्या टेंशन को सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे? टेंशन सेंटीपिटल फोर्स नहीं है, टेंशन जितना लग रहा है वो सेंटीपिटल मतलब mv²/r के बराबर है। ये हमें बस ये सेंस देगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतने चाहिए तुम्हें, मतलब तुम्हें इतने फोर्स चाहिए सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने के लिए। और ऐसा नहीं कि मेरे पास पैकेट में रखा हुआ है mv² फोर्स लगा दिए, जैसे टेंशन तुम्हारे पास मान लो रखा हुआ है तुम लगा सकते हो, नहीं। तो ये क्या होता है, जब ट्रैक पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो ढेर सारे फोर्सेस एक्टिव हो रहे होते हैं, सबका वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड mv²/r के बराबर होना चाहिए। बात पकड़ पाए? जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ढेर सारी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है, टेंशन है, ये सब फोर्स हैं। ये कोई नया काइंड का फोर्स नहीं है, ये सारे फोर्सेस का एक वेक्टर सम है जिसका मैग्नीट्यूड अगर mv²/r के बराबर हो जाएगा ये सर्कल पे मूव करेगा। आई बात समझ में? समझे? बोलो ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एकदम सत्य है, परम सत्य है कि ये पार्टिकल पे लगने वाला कोई फोर्स नहीं, ये वो रिक्वायर्ड फोर्स है जो पार्टिकल पे सब लोग मिल के लगा दे ना तो ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। बात पकड़ पाए? नहीं, आप ये भी कह सकते हैं दैट इज सम ऑफ या वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जितने भी फोर्स लग रहे हैं इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, किसके? mv²/r के बराबर, तभी ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। अब ये ऑल दी फोर्सेस में कौन कौन हो सकते हैं? नहीं, सारी फोर्सेस में कौन कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है आपका, टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, हाँ नहीं, वेट हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ETC। ये सारी फोर्सेस आपस में मिलेंगे और जब इसका ओवरऑल वेक्टर सम इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा तो ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाएं, पहले समझिए फिर बाद में नोट करिएगा।
हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ पाए थोड़ा बहुत भी आप लोग हैं? ये कंफ्यूजन रहता है मन में, या मान लो इसकी वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपकी जिंदगी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक नहीं कहते हैं मिसकंसेप्शन तो पालेंगे ना आप, तो ये मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए। नहीं, इसे आप नहीं भी सीखें या आपको ये नहीं भी पता तो आपकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि मैटर तो पता होना चाहिए ना आखिर हो क्या रहा होता है। ये बात समझ पाए बात को? गुड। सत्य है कि नहीं है? सत्य है बाबू। देखो एक एग्जांपल तुम्हें समझाते हैं। जैसे मान लो एक पत्थर को आप रस्सी से बांधे और उसे आप मान लीजिए सर्कुलर मूव करवा रहे हैं इस तरह से, नहीं नेट सर्कल हुआ क्या, गड़बड़ हो गया। रस्सी मूव करती है ना बाबू, देखा है ना? नहीं, हाँ हाँ सुन रहे हैं, ठीक है। आप बताइए ये एक स्टोन है जिसका मास m है, सुनो, इसको आपको नहीं मूव करवाना है सर्कुलर ट्रैक पे, इसमें रस्सी की मदद से, स्ट्रिंग है ये, इसमें टेंशन लग रहा होगा। यहां पे बताइए टेंशन कितना प्रोड्यूस करें, टेंशन कितना लगाएं? यहाँ पे आपके पास है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लेते, जैसे आप ये टेंशन आप लगा सकते हैं, टेंशन एक फोर्स है, लेकिन टेंशन कितना लगाएं ताकि ये गोल गोल घूमे, उसका मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? mv²/r। आई बात समझ में? यहाँ पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बना नहीं, सेंट्रल का टेंशन का वैल्यू mv²/r के बराबर अगर हो जाए तो ये मूव करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा आपको टेंशन, और टेंशन का वैल्यू हो जाएगा कितना? mv²/r। बस आई बात समझ में? एक एग्जांपल और समझो। याद होगा आपको, अगर सन है और अर्थ है, इसके बीच फोर्स लग रहा होगा, नहीं? इसी फोर्स की वजह से ये गोल गोल घूमता है, मतलब और भी सारे फोर्सेस हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है ना। यहाँ पे ये कौन आपको गोल गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स तो नहीं है, ये तो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं, सारे फोर्सेस का नेट किसके बराबर हो जाए? देखो सारे फोर्सेस का एक नेट होगा जिसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या वो नया टाइप का फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का क्या हुआ कि सर्कुलर ट्रैक में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर पार्टिकल को सर्कल में घुमाना है तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना बराबर होना चाहिए? mv²/r। बस, आई बात समझ में? गुड। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा g m1 m2/r², m2/r²। मैटर समझ पाए? समझ पाए कौन सा? ये वाला पाथ, हाँ इलिप्टिकल ही होता है कि ये तो ऐसे गोल गोल मान लिए, ऑन एवरेज माना जाता है ना, ये होता तो इलिप्टिकल है ना। ये नोट करिए, इसे कैपलर्स में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। आइए उसके बाद कुछ सवाल करेंगे थोड़ा स्पीड में, आसान सा सवाल। क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है 500, इसका मास है 500 किलोग्राम, और उसे आप एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है 50 मीटर पे टर्न करवाना चाहते हैं विथ वेलोसिटी कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। एक काम करिए, इसे मीटर पर सेकंड में कर लीजिए SI में, तो ये हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा ना, 10 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता होगा। साधारण सी बात है कि इस पे कितना रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए इसे सर्कल में मूव करवाने के लिए? mv²/r के बराबर। m कितना है? 500, b का वैल्यू 10 × 10/r कितना हो गया? 50। 10 5 जा 500 जा, नहीं तो कुल मिला के कितना हो गया? 1000 न्यूटन। इतने फोर्स रिक्वायर्ड हैं इसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाने के लिए, ठीक है। इसे समझिए, देखो
एक बॉल है जिसका मास 0.25 kg है, 6 नहीं 0.25 kg है, अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर। वही सवाल है, एक बॉल है जिसका मास आपको दे रखा है, मास ऑफ गेंद कितना है सर 0.25 किलोग्राम, और इसे एक रस्सी से बांध दी गई है, और रस्सी जिसका लेंथ यानी कि ये लेंथ मतलब रेडियस जैसा एक्ट करेगा ना सर 1.96 मीटर का रेडियस। अब आपको इसे हॉरिजॉन्टल इस तरह से घुमाना है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ये हुआ। देखो दो तरह के सर्कल भी है, वर्टिकल सर्कल हम लोग पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल ये होता है और वर्टिकल सर्कल होता है ये। तो वर्टिकल सर्कल में अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, उनको अलग से करेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है, इफ द टेंशन, अब है क्या कि एक पत्थर को, एक हैवी पत्थर को, पहले समझ लो ना, लिख के लिखना, मिटाएंगे नहीं, पहले समझ लो प्लीज। एक हैवी पत्थर है, उसे आप रस्सी से बांधे हैं, आप फील करिए कि अगर आप उसे बहुत जोर से घुमाना चाहते, चांस है रस्सी के टूटने का, है या नहीं, और धीरे से घुमाएंगे तो रस्सी नहीं टूटेगी। जैसे मान लीजिए आप 1 kg का गेंद है, उसे एक धागा से बांध के 1 kg या मान लीजिए 10 ग्राम 50 ग्राम का गेंद को धागा से बांध के घुमाओ, और आप फील करोगे कि आप धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाइए, एक ऐसी स्पीड जरूर होगी जिसपे रस्सी टूट जाएगी, मतलब वो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गया। वही पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम टेंशन इसमें कितना वही रस्सी टूटी क्यों, क्योंकि उतना टेंशन बन गया जो 25 से ज्यादा है, नहीं रस्सी इसलिए टूट गई, मतलब जितना टेंशन बन सकता वो बियर कर सकता था उतना किया, उसके बाद रिक्वायर्ड टेंशन है सर्कल पे मूव करवाने के लिए। क्योंकि देखो ना जरा ध्यान से देखो, mv² बार, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, तो भाई टेंशन इतना फोर्स बना पाएगा तब तो ये सर्कल में मूव करेगा, अदरवाइज ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। वही बोल रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकता है ये रस्सी 25, तो हमें इस मैक्सिमम टेंशन की मदद से कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी बना सकते हैं। सीधी सी बात है, आपके पास फोर्स ही 25 है, ये वही कह रहा है कि 25 न्यूटन फोर्स से आप कितना स्पीड डाल सकते हैं, सीधी सी बात है। यानी कि आपके पास जो सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अवेलेबल कितना है, मात्र 25 न्यूटन। कैसे पता चला, टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू, इससे आप मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर सकते हैं इसमें, सीधी सी बात है mv²/r = 25, नहीं m का वैल्यू कितना है, आपको वेलोसिटी चाहिए ना, तो v² = 25 × r × r/m। आप बताइए 25, r का वैल्यू 1.96 बाय 0.25, कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 टाइम्स में कटेगा, 196 हाँ 196 आएगा, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 196, है ना। और आपको पता है कि 196 v² है, तो v = कितना हो जाएगा, √196, जो कि होता है 14 मीटर पर सेकंड से आप मैक्सिमम घुमा सकते हैं। क्या इससे कम वेलोसिटी से घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। ये हुआ वो मैक्सिमम स्पीड जिससे आप 25, मतलब इस रस्सी से आप इसे घुमा सके। इससे कम भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए आप। आसान सा सवाल समझ लीजिए बाबू, कह रहा है कि आपके पास 2 स्टोन है, एक स्टोन है जिसका मास m है और उसे आप r रेडियस वाले ट्रैक पे चला रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v है जिसका मास m है। सवाल पार्ट 1। अगला कह रहा है एक दूसरा मास है, मास ऑफ रेडियस r2 लाइटर 1 इज रेडियस r, जो हल्का है उसका रेडियस r है, जो हैवी है उसका रेडियस आधा है ना, ठीक है। जो हैवी है मतलब जिसका मास 2m है उसे r/2 रेडियस पे आप घुमा रहे हैं। ये कह रहा है कि जो छोटा वाला हैवियर मास है ना उसकी वेलोसिटी जितनी है उससे n टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी है लाइटर की, ठीक है। सवाल क्या था, सवाल है आपके पास 2 पार्टिकल हैं, एक का मास m और एक का मास 2m, दोनों को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाना है विद डिफरेंट रेडियस। इसे r रेडियस वाले ट्रैक पे चलाना है बाबू और इसे r/2 पे। लेकिन ये कहा गया कि इस तरह से कि दोनों को सेम सेंटीपिटल फोर्स मिले। देखो लिखा है ना, सेम सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है,
तो बताइए एन का वैल्यू क्या होगा। सही, स्वाभाविक बात है। सेंटीपिटल फोर्स इसका क्या हो जाएगा भाई, सेंटीपिटल फोर्स इसका क्या करोगे, एम वी स्क्वायर बाय आर करिएगा ना। इसके लिए v के वैल्यू पे जगह पे क्या रखिएगा बाबू, एन वी स्क्वायर बाय आर। और इसके लिए मास इसका कितना है 2m, v कितना है v है, और r कितना है r बाय 2 का स्क्वायर करेंगे। पहले समझ लीजिए, देखो बाबू बस हो गया, m से m कट गया, n स्क्वायर v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा ना बाबू। कितना हो जाएगा, 2 2 जा ऊपर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर क्यों होगा, एम भी आर होता है ना, एम भी स्क्वायर बाय आर होता है ना, स्क्वायर क्यों होगा, आर बाय 2 होगा। ये हो जाएगा आपका कितना, वी स्क्वायर 2 बाय आर, आर से आर कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हो गया। यहां से रिजल्ट आपका आ गया एन स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 और एन का वैल्यू कितना हो गया 2। ये रहा आंसर। समझ पाए, फटाक से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन सवाल आता है इसमें, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम पता है ना, नहीं ये वाला। अब यहां पे कोनिकल पेंडुलम का क्या मतलब होता है, सिंपल ये जो पेंडुलम होता है इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम, और कोनिकल पेंडुलम होता है ऐसे वाला। आई बात समझ में, हाँ ऐसे होता है ना, जैसे ये हुआ ऐसे, रस्सी से बांध के इसको ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा ना चक्कर, गोल गोल सा। एक झूला नहीं होता है, जैसे मान लो बच्चा सब बिठा देते हैं घोड़ा पे, बीच में रहता है और इस तरह से घूमता है, तो ये इस तरह से घूमेगा। आई बात समझ में, तो इसे कहते हैं हम लोग कोनिकल पेंडुलम, है ना, होता है। आइए कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन कैसे किए। कोनिकल पेंडुलम में आपको 2 चीज पूछी जा सकती है, एक तो क्या वेलोसिटी और कितना टाइम पीरियड, ये 2 सवाल आते हैं इस पे। जनरल क्वेश्चन बनेगा इस पे। एक सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, एक कोनिकल पेंडुलम है ये वाला, है ना, और इसे जब आप घुमाएंगे एक चक्कर बनाएगा, ये है कि नहीं, जो भी इस तरह का कोई एक चक्कर बनाएगा ये। आओ, और ये मान लो ये डिस्टेंस ना अलग होता है बाबू, ध्यान रखना, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस बराबर होगा, आपको पता है ये पेंडुलम हम लोग कर चुके हैं। आओ सुनो, अब यहां पे हमसे क्या पूछेगा, यहां पे अगर इस पोजीशन पे जाके ऐसे मूव कर रहा है ना ये मोशन, अगर इस पोजीशन पे इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे mg लगेगा, ये लेंथ है इसका, मान लो लेंथ है l, ध्यान से देखना, टेंशन एक्ट कर रही होगी स्ट्रिंग की मदद से। अगर ये एंगल थीटा हो, आप कह सकते हैं ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये एंगल भी थीटा। अब ये गोल गोल क्यों घूम रहा होगा, कोई न कोई एक ऐसा फोर्स होगा जिसे mv स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड कर रहा होगा। आइए पता करते हैं। इसके 2 कंपोनेंट होंगे बाबू, एक होगा t cos थीटा जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और बताओ एक अगला कंपोनेंट किधर हुआ, जो इसे सेंटर की तरफ मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, t sin थीटा। तो यहां से आपके पास अगर इसे हम लोग लगाए फॉर्मूला, एक रिजल्ट आ गया आपका क्या, t cos थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को, और t sin थीटा ही mv स्क्वायर आर प्रोवाइड करेगा। तो t sin थीटा प्रोवाइड करेगा क्या, mv स्क्वायर बाय आर, आर इस रेडियस का ट्रैक, सॉरी ट्रैक का रेडियस, और v जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। वेलोसिटी इधर नहीं होगी बाबू, वेलोसिटी ऐसी होगी टेंजेंशियल, इस तरफ से मूव, ऐसी मूव करी ना, mv स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर 2 बाय 1 करें, फ्रॉम 2 डिवाइड बाय 1 करिएगा, देखो तो जरा क्या है रिजल्ट, t sin थीटा बाय t cos थीटा, और मिल जाएगा आपको कितना, mv स्क्वायर बाय आर बाय
mg, बताइए t से t खत्म, m से m खत्म, यहां से बच गया आपका कितना tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाय आर जी। यहां से आप आराम से इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, या v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। एक तो ये रिजल्ट हुआ। आपको पता है कि यहां पे हम इसे दूसरे फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं, रूट आर जी टेन थीटा। नहीं, आप ये बताइए, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करी तो इसके पास ओमेगा भी तो होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी। क्या इसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन यहां पे होगा, देखो देखो ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना बाबू, वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो ओमेगा इक्वल टू नहीं होगा वी बाय आर। पुट कर देते हैं यहाँ पे वी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, नहीं या आर पुट कर दें। हाँ, एक बात बताइए, v की जगह पे आप रखते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा रखिएगा तो ओमेगा आ जाएगा ना। v की जगह पे आर ओमेगा रखेंगे, r टाइम्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, यार रहने तो v स्क्वायर है ना रे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा होगा। यहां से एक r से एक r खत्म, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी टेन थीटा बाय आर, या ओमेगा इक्वल टू यहां से आ गया स्क्वायर रूट जी टेन थीटा बाय आर। हाँ या ना? तो आपको एंगुलर वेलोसिटी भी यहां पे ऑब्टेन हो गई। कोई दिक्कत? बोलो, समझ पाए? हाँ या ना? एक चीज और समझ लो फिर साथ में छापना, टाइम पीरियड इसका सुनो। टाइम पीरियड क्या होता है? वन कंप्लीट चक्कर लगाने में लगा समय को टाइम पीरियड कहते हैं। नहीं तो कितना टाइम पीरियड होगा इसका? देखो ऐसे टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला किसी को याद है तो बताओ, ओमेगा के टर्म में 2 पाई बाय ओमेगा, याद है? बताए थे ना, 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। देखो ओमेगा है बाय ओमेगा ना, तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ऊपर जाएगा क्या चेंज आएगा, r बाय ये पलट जाएगा ना जी टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं? बोलो एक बात बताइए, r क्या है? रेडियस है, ये है आपका l, समझना। बोलो, और ये है, आप हमें ये बताइए यही रेडियस होगा, हाँ या ना? ये थीटा है, बोलो। हम लिख सकते हैं ये वाला जो वैल्यू होगा ये लेंथ है ना, इतना वाला कंपोनेंट। अब हम इन दोनों में रिलेशन लिख सकते हैं, r इक्वल टू एल टेन थीटा भाई, सॉरी एल साइन थीटा। ये रिलेशन क्या है यहाँ पे? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो बताइए हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू एल साइन थीटा, यही तो बोल रहे हैं, लिख सकते हैं r इक्वल टू एल साइन थीटा। ये बार बार तुम लोग करवाते हो हमसे, एक बार बोले कि एक बार सिंपल पेंडुलम में याद रख लो तो नहीं करोगे, ये r एल साइन थीटा होता है। चलो कोई बात नहीं, पुट कर दीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 2 पाई r की जगह पे l साइन थीटा बाय जी को, देखो जी टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखें, कोई दिक्कत? आप ये बताइए, साइन साइन कट्टो कट्टो, कॉस चला जाएगा ऊपर, तो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। आई बात समझ में? फटाफट छाप लीजिए जल्दी से, जरा दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो बताना। सवाल ये है कि एक पॉइंट मास्क अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। देखो ये कह रहा है कि एक मास है जिसका, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। सवाल समझिएगा, हैविंग लेंथ 0.5, इसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर। हॉरिजॉन्टल पाथ पे घुमाना है वर्टिकल एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ये वर्टिकल एक्सिस हुआ इसका, इसके अबाउट इसे गोल गोल घुमाना है बाबू। द मैक्सिमम टेंशन, सही बात है कि इसमें फिर वही बात होगी कि इसमें वो टेंशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, टी मैक्सिमम कितना हो दे रखा है ये 200 कितना
324 न्यूटन, इतना मैक्सिमम टेंशन ये बियर कर सकता है। इस मैक्सिमम टेंशन से कितनी मैक्सिमम ओमेगा से इसे रोटेट कर सकेंगे, ओमेगा निकालना है। डी 36 सही है। तो सीधी सी बात है बाबू, एक बात बताइए आप, ये एंगल आपको पता है, वैसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें लगता है। एंगल का फॉर्मूला याद है क्या, ओमेगा वाला? नहीं, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। आप ये बताइए, ध्यान से देखना बाबू, ये बताइए नीचे एक्ट कर रहा होगा mg, इधर टेंशन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इधर कौन एक्ट करेगा, t cos थीटा, और इसे सेंटर की तरफ घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, t sin थीटा। t sin थीटा ही प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर आर, यस और नो? t sin थीटा ही प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाय आर। बताइए v स्क्वायर बार, आपको एक बोले थे ओमेगा वाला फॉर्मूला याद रखना है बाबू, कौन सा वाला लगाओगे? एम आर, रेडियस दे रखा है क्या? रेडियस भी नहीं दे रखा है, क्यों निकालोगे? एम भी ओमेगा नहीं चलेगा, एम भी ओमेगा वाला भी तो चलेगा, काहे एल वाला निकालोगे? एम भी ओमेगा लगा लो। अच्छा वी नहीं पता है क्या? नहीं। ओ तब तो कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ ठीक है है बाबू, भगवान जाने। एक रिलेशन तुम्हें पता है यहाँ पे, tan थीटा बराबर, थीटा की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, बताए क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आने वाला है, एल साइन थीटा आर की जगह पे कट्टो कट्टो होगा, होगा, ठीक है। तो v की जगह पे क्या रखोगे बाबू, v इक्वल टू नहीं आर ओमेगा स्क्वायर यूज करिएगा। अब बताइए t साइन थीटा इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखोगे, मास, r की जगह पे बताइए l साइन थीटा यूज करिएगा। अभी अभी बताए हैं, अभी अभी बताए l इक्वल r इक्वल टू l साइन थीटा नहीं, और ओमेगा स्क्वायर। बताइए साइन थीटा कट्टो कट्टने हो गया, आवश्यकता पड़ती तो निकाल भी लेते। आपको क्या निकालना है, ओमेगा, वेरी गुड। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, t बाय m टाइम्स ऑफ आर एल। t कितना है 324, m का वैल्यू कितना है 0.5, l का वैल्यू कितना है, l भी 0.5 है, बहुत सुंदर। 100 क्या लगता है, किसका इसको होता है, ये किसी का तो होता है, ये 25, ये हुआ 25 और कितना 32418 हुआ ना, ये 32400 सॉल्व करिएगा तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा साक्षात ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट इसका करोगे नहीं, तो ओमेगा इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आएगा ना सर, इसका स्क्वायर रूट आएगा ना, बोलो तो सीधा इसका होता है 18 और इसका होता है 18 कैसे होगा बाबू, 18 इंटू 10, हाँ 18 इंटू 10 और ये हो गया 25, नहीं 25 का 5 और 36 पंचे 180, ये हो गया तुम्हारा 36 रेडियन पर सेकेंड, 36 रेडियन पर सेकेंड। आसान था, चलते चलते छोटा कंसेप्ट करते जाते हैं। 90 डिग्री होगा, निकाल सकते हो, अगर थीटा भी पूछेगा तो निकाल भी सकते हो। सुनो, हाँ यहाँ में यही सवाल पूछा जा सकता है कि वो मैक्सिमम एंगल बताओ जिसे मैक्सिमम इस टेंशन से इसे रील कर सके, घुमा सके, जो भी थीटा निकल आएगा। एक और छोटा सा बात पढ़िए लेते हैं, ये छोटा सा बात पढ़ लेते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ कोन, कोन के अंदर देखो दो तरह का कोन हो सकता है, हो सकता है कि आपके पास स्मूथ कोन हो सकता है आपके पास फ्रिक्शन वाला कोन हो, अभी फिलहाल स्मूथ वाला मानते हैं। तो कोई पार्टिकल अगर कोन के अंदर मोशन कर रहा होगा तो उसका मोशन होगा तो सर्कुलर ही ना रे, एक फिक्स रेडियस वाला, हाँ या ना, होगा कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये कोण हॉरिजॉन्टल लाइन से मान लो थीटा एंगल पे होगा, ये पार्टिकल है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, इसका वेट mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, बोलो, और इस पे लगेगी नॉर्मल, कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट करेगा, बोलो, ये हो गया नॉर्मल। आप हमें ये बताइए अगर ये एंगल थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा,
ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना, बोलो यस। और इस हिसाब से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यस और नो, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना रे, बोलो होगा ना, सोच रहे सोचो, होगा ही। ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका n cos थीटा, फ्रिक्शन तो है नहीं, कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता होगा, n cos थीटा तो बैलेंस हो गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा कौन सा, n sin थीटा। तो इस तरह का जब भी मोशन होगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, n sin थीटा आपको प्रोवाइड कौन करेगा, mv²/r प्रोवाइड कर देगा, और mg को बैलेंस कौन करेगा, n cos थीटा आपके mg को बैलेंस कर देगा। मतलब यहां से भी आप चाहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब tan थीटा इक्वल टू यहां से हो गया कितना आपका v²/rg, लगभग उसी तरह का रिलेशन बना, हाँ या ना, बोलो गुड। अगर मान लो यहीं पे फ्रिक्शन हो तो क्या होगा, अगर मान लो फ्रिक्शन हो, केस 2, अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 ना हो तो कोई बात नहीं, सिचुएशन वही रहेगी। आप ये बताइए, सिर्फ ड्रॉ कर दें इसे, यहां पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है, बोलो ये नॉर्मल है, आपको पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा ज्योमेट्री से, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, इधर mg एक्ट कर रहा होगा, mg सही है, इधर नॉर्मल तो था ही, ये नॉर्मल का n cos थीटा एक्ट कर ही रहा था, और सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ कौन प्रोवाइड कर रहा था, n sin थीटा। यहां तक तो सब स्मूथ पुरानी तरीके से चल ही रही थी, ठीक है। आप ये बताइए, जब ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन होगा तो इसकी गिरने की टेंडेंसी इधर होगी ना, छोड़ दोगे, मूव नहीं करेगा, किधर गिरेगा, इधर, मतलब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शन, बोलो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होगा, टेंडेंसी टू मोशन के अपोजिट, फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। अब बताइए इसी फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट अगर हम चाहे तो तोड़ सकते हैं, इधर f cos थीटा और यहां पे ऐड हो जाएगा f sin थीटा, बस यही चेंज होगा, सारी कहानी बैलेंस हो गई। ये वाला फोर्स आपको नेट फोर्स mv² r प्रोवाइड करेगा, ज्यादा होना चाहिए से n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इक्वल टू mv²/r, और अब ये mg को दो लोग मिलके बैलेंस कर रहे हैं, कौन, एक n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। नोट कर लीजिए इसे, छुट्टी। इसी तरह से सवाल इक्वेशन बनेगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, कोई फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही याद करने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।